悟空孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि बीरस और फू के बीच बहुत इंटेंस फाइट चल रही थी, लेकिन फू के पावर्स के घटने के कारण वो एक फाइनल अटैक प्रिपेयर करके बीरस पर लॉन्च कर देता है। फू को ऐसा करता देख बीरस भी एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाकर उस पर फेंक देता है। दोनों के एनर्जी बॉल्स एक दूसरे से टकराने के कारण पूरा का पूरा पैलेस टूटने लगता है, लेकिन तभी वीस देखता है कि फू का अटैक धीरे धीरे करके बीरस के एनर्जी बॉल को पीछे धकेलने लगा है। ऐसा देख वीस बीरस को लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वीस को देख फू समझ जाता है कि वीस कुछ करने जा रहा है, इसलिए वो अपने एनर्जी बॉल पर एक फाइनल पुश लगाता है, जिसके चलते फू का एनर्जी बॉल बीरस के एनर्जी बॉल को पूरी तरह से मिटा देता है। लेकिन वो अटैक बीरस पर पहुंचने से पहले वीस बीरस के सामने पहुंचकर एक बैरियर बना देता है, लेकिन वो एनर्जी बॉल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वीस का बैरियर धीरे धीरे करके टूटने लगता है। वीस के कुछ और करने से पहले फू आकर बीरस पर एक डेडली अटैक करता है, जिसके चलते बीरस की छाती पर एक बड़ा सा कट बन जाता है और वहां से खून निकलने लगता है। फू के एक और अटैक करने से पहले वीस फू को अपने साथ एक शील्ड में बंद कर देता है और उस ट्रैवलर से कहता है ताकि वो लॉर्ड बीरस को लेकर अपने साथ चले जाए। वीस ने जैसा कहा वो बीरस को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फू शील्ड के अंदर से ये सब देखता है और उस शील्ड से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बीरस से फाइट के दौरान फू का पूरा स्टेमिना खत्म हो चुका था, जिसके चलते वो वीस के शील्ड से निकल नहीं पाता। ऐसा देख फू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, डैम यू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? इसके जवाब में वीस कहता है, जब तक लॉर्ड बीरस सेफली पहुंच नहीं जाते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और रही बात मेरी यहाँ से जाने की, तो लॉर्ड बीरस के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। वीस की बातें सुनकर फू काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें जिंदा रहने से ज़्यादा मरना पसंद होगा। इसी दौरान बीरस डायमेंशनल गैप से सक्सेसफुली निकलकर चला जाता है और वो ट्रैवलर बीरस को लेकर जेनोसमा के पैलेस पर पहुंच जाता है। बीरस की ये हालत देख जेनोसमा और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ग्रैंड पीस बीरस को लेकर अंदर के कमरे में चले आते हैं ताकि वो बीरस को हील कर पाए। वहीं दूसरी तरफ वीस फू को और अपने शील्ड में रोक नहीं पाता है और वो शील्ड टूट जाता है। वहाँ से निकलते ही फू समझ जाता है कि बीरस डायमेंशनल गैप से निकल चुका है। उसके बाद फू अपना पूरा गुस्सा वीस पर निकालने लगता है, लेकिन अचानक से फू को चक्कर आने लगता है, जिसके चलते वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है ताकि वो वीस को ले जाकर बंद कर दे, और वो कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल तो मेरी पावर्स पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी हैं, मुझे भी रेस्ट करना होगा। ऐसा कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। और रही बात वीस की कि वो इतनी देर से फाइट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो फू को भी हरा कर यहाँ से जा सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और चुपचाप अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वहीं जेनोसमा के पैलेस पर ग्रैंड प्रिंस बीरस को हील कर रहे थे और तभी वो अनजान ट्रैवलर जेनोसमा से कहता है, आपकी इजाज़त हो तो मैं ऐसे चलता हूँ जेनोसमा। ऐसा कहकर वो जेनोसमा के पैलेस से चला जाता है। तभी गोकू सवाल करता है कि क्या लॉर्ड बीरस दोबारा से ठीक हो पाएंगे, क्योंकि वो घाव काफ़ी ज़्यादा गहरा था। इसके जवाब में जेनोसमा कहते हैं, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वीस इनके साथ क्यों नहीं आया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट आकर कहते हैं कि बीरस के घाव पूरी तरह से भर चुके हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा, लगता है उसे थोड़ा और टाइम लगेगा जागने में। एक बार वो जाग जाए फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसे किससे फाइट हुई कि उसकी ये हालत हो गई थी, और ये भी कि विजिटा का क्या हुआ। तभी जेनोसमा कहते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वीस भी वापस नहीं आया है। और वहीं नाराको के पैलेस पर दिखाया जाता है कि नाराको फू के कमरे में आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। अचानक से लॉर्ड नाराको को देख फू चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है कि वो डिस्ट्रॉयर भाग गया, लेकिन उसने उस एंजल को पकड़ लिया। ऐसा सुनते ही नाराको गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने क्या कहा था तुमसे कि उस डिस्ट्रॉयर को मार देना और एंजल को जाने देना। ऐसा सुनते ही फू लॉर्ड नाराको से माफ़ी मांगने लगता है। फू को माफ़ी मांगता देख नाराको कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से अब उस डिस्ट्रॉयर को मारने के लिए अलग से जाना होगा, और ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। तभी फू पूछता है, माय लॉर्ड, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना है। ऐसा सुनकर नाराको कहता है, क्या पूछना है? उस डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या है? तो ऐसा लग रहा है तुमने अब तक नोटिस नहीं किया है। ऐसा सुनकर फू थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है, क्या माय लॉर्ड, मेरे डैड के साथ फाइट के दौरान तुम्हें वो सुप्रीम डिस्ट्रॉयर याद है? हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डिस्ट्रॉयर बीरस उसी सुप्रीम डिस्ट्रॉयर का एक हिस्सा है। ऐसा सुनते ही फू सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, और अगर ये सच हुआ तो वो एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है हमारे लिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली बार मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। और उस एंजल का क्या किया तुमने? उसे एक कमरे में बंद कर रखा है।
चलो ये भी एक तरह से ठीक ही है। अब उसके ज़रिए हम ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ पर आने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसा कहकर वेजिटा उर्फ नाराको फू के कमरे से निकलकर चला जाता है। वहीं जेनोसामा के पैलेस पर बीरस को होश आ जाता है। बीरस के जागने के कुछ देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि उसकी फ़ाइट किससे हुई थी और ये भी कि वेजिटा का क्या हुआ। इसके जवाब में बीरस उन्हें शुरू से सब कुछ बता देता है कि नाराको अब दोबारा से रिवाइव हो चुका है और ये भी कि वो और कोई नहीं बल्कि वेजिटा के शरीर में रिवाइव हुआ है। ऐसा सुनकर हर कोई पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वेजिटा तो एक मॉर्टल है, उसकी बॉडी नाराको के पावर्स को नहीं झेल सकती। अगर उसकी जगह गोकू होता तो अलग बात था, क्योंकि गोकू के पास ऑलरेडी नाराको के पावर्स है, लेकिन वो वेजिटा में कैसे रिवाइव हो सकता है? तुम इस बारे में श्योर तो हो ना? हाँ, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि जब वो अपने कमरे से निकल कर आ रहा था तब उसका ऑरा इतना डार्क और टेंस था कि मेरा पूरा शरीर उसके सामने सिर्फ खड़े रहने से काँप रहा था। तभी जेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सीरियस थे और वो कहते हैं, तो इसका मतलब ये सच है कि बड़े भैया नाराको अब रिवाइव हो चुके हैं, और इसका मतलब तब मुझे जो पावर्स फील हुई थी वो बड़े भैया की थी, ना कि गोकू की। वो शायद अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे क्योंकि उनकी पावर्स तो गोकू में सील है। ऐसा सुनकर बीरस कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता जेनोसामा, क्योंकि मैंने उन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से अटैक किया था और उन्होंने मेरे अटैक को सिर्फ एक चुटकी में मिटा दिया। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा से पूछने लगते हैं, तो अभी क्या करेंगे जेनोसामा? इसके जवाब में जेनोसामा कहते हैं, अगर उनके रॉयल गार्ड्स वापस आ चुके हैं तो हमें एक बड़ी मात्रा में फ़ाइट के लिए प्रिपेयर होना होगा। रॉयल गार्ड्स सुनकर बीरस थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो पूछता है, रॉयल गार्ड से आपका क्या मतलब है? नाराको के 3 रॉयल गार्ड्स हैं। क्यों, तुम्हें उनमें से कोई नज़र नहीं आया वहाँ पर? नहीं जेनोसामा। ऐसा सुनकर जेनोसामा थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये अजीब है, अगर बड़े भैया रिवाइव हो चुके हैं तो उनके रॉयल गार्ड्स को भी वापस आ जाना चाहिए था। मुझे तो अब भी डाउट हो रहा है कि बड़े भैया रिवाइव हो चुके हैं, और इस बात से मेरा डाउट और भी बढ़ गया कि तुम्हें उनके रॉयल गार्ड्स में से कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने फू को कहते सुना था कि उन्हें अब बस नाराको के आधे हिस्से को वापस लाना होगा। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आधे हिस्से से क्या मतलब हो सकता है उनका? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोकू में सिर्फ नाराको का आधा हिस्सा सील है? लेकिन फिर भी इससे ये बात तो सॉल्व नहीं होती है कि उन्होंने वेजिटा के अंदर नाराको को क्यों और कैसे रिवाइव किया। इन सब का जवाब हमें वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो क्या आप उनके पैलेस पर जाने की सोच रहे हैं? हाँ। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं जेनोसामा, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बदले मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, और वैसे भी उन्होंने वीस को बंदी बना रखा है, तो मैं जाकर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन और वीस दोनों को ले आऊँगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर जाने की प्रिपरेशन करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ नाराको के पैलेस पर फू नाराको के पास जाता है और कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चलता हूँ माय लॉर्ड। इसके जवाब में नाराको कहता है, इस बार काम को सही तरीके से पूरा करके आना, और हाँ, मेरे आधे हिस्से को भी ले आना। जब तक मेरा बाकी का हिस्सा वापस नहीं आ जाता मैं अपने रॉयल गार्ड्स को रिवाइव नहीं कर पाऊँगा। इसके जवाब में फू कहता है, जैसा आपका ही माय लॉर्ड। ऐसा कहकर फू अपने तलवार से एक पोर्टल खोलता है और उसमें चला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ बीरस गोकू को लेकर अपने प्लैनेट पर चला जाता है, और ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा के पैलेस से डायमेंशनल गैप के लिए निकल पड़ते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को वहाँ पर पहुँचने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं लगती, वो खुद से डायमेंशनल गैप में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन वहीं फू बीरस को ढूंढते ढूंढते उनके प्लैनेट पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा है और बीरस वहीं पर आराम कर रहा था। लेकिन फू के एनर्जी को सेंस करके बीरस तुरंत जाग जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। बीरस के इंजरीज को पूरी तरह से हील हुआ देख फू कहता है, तो तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो? चलो अच्छा है, उस मॉर्टल को अपने साथ ले जाने से पहले थोड़ा तुम्हारे साथ भी खेल लेता हूँ। ऐसा कहकर उन दोनों के बीच दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। वहीं डायमेंशनल गैप में ग्रैंड प्रीस्ट नाराको के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात सीधा नाराको से होती है। ग्रैंड प्रीस्ट को देख नाराको कहता है, वेल ये क्या देख रहा हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, वो भी बिना बुलाए? चलो अच्छा है, क्योंकि हम तुम्हें वैसे भी बुलाने ही वाले थे। नाराको को देख ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो इसका मतलब ये सच है कि तुम दोबारा से रिवाइव हो चुके हो? पहले तो हम में से कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि तुम वापस आ चुके हो, लेकिन ये पावर, ये प्रेशर, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि तुम नाराको ही हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम उस मॉर्टल के शरीर में कैसे रिवाइव हो गए? इसके जवाब में नाराको कहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सैयन है। नाराको का जवाब सुन के ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारे पावर्स को झेलने लायक मॉर्टल इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो पावर्स बचपन से उसके शरीर में होने के कारण उसका शरीर उन पावर्स को हैंडल कर पा रहा है। ऐसा सुनकर नाराको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हैंडल कर पा रहा है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हाँ,
तुम तो शायद नहीं जानते हो कि वो मॉर्टल तुम्हारे पावर्स को अपने मन मर्जी से यूज़ कर पा रहा है। ऐसा सुनते ही नारा को अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई मॉर्टल मेरी पावर्स को हैंडल कर पाएगा। मुझे उस मॉर्टल से जल्द मेरी पावर्स वापस लेनी होगी, वरना वो मेरे फ्यूचर के प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इतना सब बताने के लिए शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट। चलो अब बातें बहुत हुई, अब चुपचाप बताओ कि मेरे बेटे वीस को तुम लोगों ने कहाँ पर रखा है। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे बेटे की पावर्स का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तो बात यह है कि मेरे रॉयल गार्ड्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था मुझे बचाने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हारे बेटे की पावर्स को उन तीनों को रिवाइव करने में यूज़ कर रहा हूँ। जानता हूँ कि उतनी पावर काफ़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो काम आ ही सकती है। इन द फर्स्ट प्लेस ये मेरा प्लान नहीं था, लेकिन तुम्हारा बेटा वीस अपने मर्जी से यहाँ पर रुका है, तो मैंने सोचा कि उसके पावर्स का थोड़ा सही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, देखो नाराको, मैंने पिछली बार भी तुमसे कहा था कि किसी भी एंजल पर तुम हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि उनकी पावर्स सिर्फ मेरे लिए है।